नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह और मेरे साथ है देवेंद्र सिंह जो कि स्टेट हेड है राजस्थान के। तो ठीक है, सबसे थैंक यू। पहले हम जो बात करने वाले हैं, बिल्कुल देवेंद्र से हम जो है बहुत अंदर की डिटेल्स जानने समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि छोटी सरकार की चुनाव की तैयारियां तो पूरी हो चुकी हैं। सबसे छोटी इकाई होती है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण होती है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कह दिया कि किसी भी तरह की देरी ना हो, सब कुछ तय समय पर होना चाहिए। लेकिन देवेंद्र, आप हमें जरा ये समझाइए कि आखिर इतना बवाल क्यों हो रहा है। देखिए मोनिका, इसमें सबसे बड़ी वजह जो है वो जो पुरानी पिछली कांग्रेस की जो अशोक गहलोत सरकार थी वो एक बड़ी वजह है। और उसके बाद जब नई बीजेपी सरकार आई तो उन्होंने इस पूरे राजनीतिक परिदृश्य को अपने स्तर पर बनाने के लिए जो उपाय किए उसको लेकर भी कहीं विपक्ष जो है वो नाराज साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। और आंदोलन जो है वो इसी बात का है कि कहीं ना कहीं पंचायतों की जो सीमाएं निर्धारित की गई है उसको लेकर सबसे बड़ा जो है वो बवाल है। कई जगह कलेक्ट्रेट घेरने की भी सूचनाएं जो है वो आ रही। कल भी जालौर में कलेक्ट्रेट को घेरने का जो प्रयास है वो किया गया। सुप्रीम कोर्ट पहले ही याचिका को जो एक याचिका जो सुप्रीम कोर्ट में इन्हीं निकायों निकायों और पंचायत की सीमाओं को निर्धारण को लेकर थी, उसको खारिज कर चुका है। 15 अप्रैल को चुनाव कराने के लिए मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों में बोल चुका है। अब मोटे तौर पर विवाद क्या है कि जब अशोक गहलोत सरकार गई तो उन्होंने स्थानीय निकाय जो थी पंचायत, खासकर नगर निगम नगर पालिका, उनको अपने चश्मे से देखकर यानी अपने वोट बैंक से देखकर जहां मुस्लिम बाहुल्य इलाके हैं वहां उनको उन्होंने वार्ड छोटे कर दिए। अकेले जयपुर, उदयपुर और जोधपुर में दो दो नगर निगम हो गए। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर कांग्रेस एक जगह बहुमत में तो आ गई। जहां जयपुर में भी एक जो बोर्ड था, एक कांग्रेस का बोर्ड था, वो बहुमत था। दूसरी तरफ बीजेपी बाहुल्य इलाके जो थे वो बोर्ड में थे। ऐसे ही उदयपुर और कोटा में भी यही एपिसोड, जोधपुर में भी इस तरह की चीजें हुई। तो अब लेकर इसका नया अपडेटेड रूप जब भजनलाल सरकार आई तो कहीं ना कहीं उन्होंने भी इस पर अपना ड्राफ्टिंग है वो शुरू किया। सबसे पहले जो स्थानीय निकाय थी, जो निगम दो बने थे, उन सबको रद्द किया गया। जिलों जो 50 जिले थे, 50 में से 9 जिलों को कैंसिल किया गया। अब 41 जिले हैं। अब उसके बाद जो अगला 2 साल होने के बाद जो चुनाव थे, एक एक राज्य एक देश एक चुनाव का जो संकल्प बीजेपी का था, उसको लेकर राइट। बीजेपी ने ग्राउंड स्तर पर जो परिसीमन था वो सबसे पहले गांव से शुरुआत की। ये इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि आने वाले समय में विधानसभा और लोकसभा का भी परिसीमन होना है। तो उसमें कहीं ना अच्छा कहीं देवेंद्र, स्थानीय स्तर ये पर चाहे मुझे जी देवेंद्र देखिए, मुझे लगता है जनसंख्या के आधार पर या फिर कहे कि भौगोलिक स्थिति के आधार पर ये बंटवारा हुआ होगा या फिर पुनर्गठन हुआ होगा। लेकिन ऐसे में जो स्थानीय लोग हैं, उनकी समस्या क्या है? जमीनी स्तर पर उनको क्या दिक्कत पेश आ रही है? क्यों वो इसका विरोध कर रहे हैं और क्यों इसे पूरे तरीके से राजनीतिक बता रहे हैं? देखिए, जो जमीनी स्तर पर जो विरोध हो रहा है वो इस वक्त कांग्रेस के जो लोग हैं वो कर रहे हैं। खासकर गांव देहात में जो पंच सरपंच है वो सीधी तौर पर कांग्रेस को, लगभग जो अपनी 70% आबादी है राजस्थान की, वो गांव में इस वक्त गांव और स्थानीय निकाय दोनों को अगर वोट बैंक मिलाया जाए तो 70% आबादी का विश्वास 2 साल बाद कैसे सरकार वापस ले पाएगी, ये एक चुनौती है। कांग्रेस अपनी जमीन जो खोई हुई है उसको वापस करने के लिए कर रही है। तो जमीनी स्तर पर लड़ाई, चाहे वो मनरेगा को बनाम राम हो, चाहे वो वार्डों के पुनर्गठन का मामला हो, चाहे पंचायतों के पुनर्गठन का मामला हो, दोनों ही स्तर पर जो कांग्रेस जो है और बीजेपी दोनों एक दूसरे के खिलाफ जो है वो गांव से आंदोलन की शुरुआत कर रही है। और इसमें जो सबसे ज्यादा दिक्कत जो है वो खासकर कांग्रेस के वोट बैंक का, जो मूल वोट बैंक माना जाता है, उसमें से ओबीसी एक वोट बैंक जो है, जिसमें जाट वोट बैंक जो राजस्थान में राजनीतिक तौर पर बहुत सक्षम और सजग माना जाता है, मुस्लिम वोट बैंक जो है, माइनॉरिटी जिसे कहते हैं, वो भी एक वोट बैंक जो है वो कांग्रेस को खिसकता हुआ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। और ऐसे में जिन जिन जगह से विरोध आ रहा है, जहां जहां कांग्रेसी अक्सर जीतते रहे हैं, कांग्रेसी विधायक और सांसद जीतते रहे हैं, जो कांग्रेस का मूल रूप से गढ़ कहा जाता है, चाहे वो लोकसभा, विधानसभा और पंचायत चुनाव में, उनमें ये विरोध प्रदर्शन जो है वो ज्यादा हो रहा है। तो साफ तौर पर जिनको, और ये विरोध प्रदर्शन कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट के याचिका खारिज करने के बाद भी अभी भी रुका नहीं। और कहीं ना कहीं सरकार के प्रशासनिक अमले के लिए ये एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया है, क्योंकि भीड़ को जिस तरह से समझाया जाता है, कल भी जालौर में जो हुआ वो भीड़, अगर वो विजुअल हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं एक तरह से पूरा पूरे जनसैलाब का जो रैला था वो कलेक्ट्रेट को घेरने का प्रयास किया गया, बड़ी मुश्किलों से कंट्रोल हुआ। ऐसे ही बहुत जगह और भी इस तरह की सूचनाएं जो है नागौर में, अच्छा खासकर जो देवेंद्र, कांग्रेस बाहुल्य इलाके हैं। ये जो आपने जैसे जिक्र किया कि कांग्रेस बाहुल्य इलाके है, वहां पर नाराजगी है, तो क्या इस पॉलिटिकली मोटिवेटेड बवाल या प्रदर्शन का जो असर है वो आम ग्रामीणों पर भी पड़ रहा है, या फिर वो इस बात से कोई खास इत्तेफाक नहीं रखते?
देखिए, आम ग्रामीण की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि वो सजग नहीं है, या ज्यादातर जो लोग हैं जो डिसीजन मेकर है, खासकर 45 से ऊपर के जो उम्र के लोग हैं, यानी सरपंच सरपंच जो पॉलिटिक्स में अक्सर एक्टिव रहे, जो ग्रामीणों को समझाते हैं, उनका कहीं ना कहीं, अगर वो ग्रामीणों को कोई किसी एक इशू को लेकर ये कहा जाए कि तुम्हारी पंचायत की जो सीमा है वो कम कर दी गई और तुम्हारे जो वोट है वो किसी और जगह शामिल होंगे जहां तुम्हारा वर्चस्व खत्म हो जाएगा, तुम्हारी बात जो प्रभाव है वो खत्म हो जाएगा, तुम्हें रोजगार नहीं मिलेगा, साफ तौर पर मनरेगा और राम का जो मुद्दा चल रहा है उसको भी आधार माना जाता है। तो कहीं ना कहीं नेताओं को, खासकर एमएलए एमपी जो चुनाव हारे हैं कांग्रेस के, खासकर विधानसभा चुनाव में और लोकसभा चुनाव में वापस जमीन हासिल करने की कोशिश भी की है, उनको भी अपनी जमीन जो है वो खिसकती भी नजर आ रही है। राजनीतिक संकट उनको साफ तौर पर दिखाई दे रहा है और इसीलिए उनका जो विरोध है, उनके जो इच्छा का विरोध है, वो जमीनी स्तर पर दिखने के लिए वो जी तोड़ प्रयास कर रहे हैं। प्रशासन भी कोशिश कर रहा है उनको समझाइश करने की, लेकिन वो समझाइश जो है वो साफ तौर पर कुछ जगहों पर नजर नहीं आ रही। पॉलिटिकली मोटिवेटेड जो है वो जो एजेंडा है वो साफ तौर पर कुछ जगह पर बार बार देखने को मिल रहा है। अच्छा, जो लोग हमें देख रहे हैं राजस्थान के लोग, उन्हें जरा ये भी आप समझाइए कि इस पुनर्गठन से उन्हें फायदे क्या होंगे। ठीक है, सबके अपने अपने हित होते हैं और उस हिसाब से चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो वो अपनी बात करती है, लेकिन इस मंच के माध्यम से कि इस पुनर्गठन के फायदे क्या होंगे और क्यों ये किया जा रहा है। देखिए, अभी इस वक्त 41 जिले हैं राजस्थान में और उसमें जो सबसे ज्यादा पुनर्गठन पंचायतें हुई है बाड़मेर में हुई है। बाड़मेर जैसलमेर वाला इलाका रेगिस्तानी इलाका है जहां जनसंख्या बहुत छोटे स्तर पे होती है, और जोधपुर जो है उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है। इनका सबसे बड़ा इश्यू ये होता है कि इनको पंचायतों को पैसा मिलता है विकास के लिए। अगर छोटी पंचायत होती है तो संभवतः जो बजट का निर्धारण किया जाएगा, विकास योजनाओं का जो निर्धारण किया जाएगा, वो ज्यादा अच्छे स्तर पर उसको इंप्लीमेंट किया जा सकेगा। प्रशासनिक अमले के लिए ये बहुत आसान होगा किसी भी चीज का ट्रेस करना, किसी भी पारदर्शिता लाना। जो बीजेपी कह रही है कि हम जो ग्रामीण योजना है उसमें पारदर्शिता लाने की कोशिश करेंगे, जिसकी शिकायतें अक्सर कुछ दिनों अक्सर मनरेगा के बजट को लेकर, कामकाज की समीक्षा को लेकर बार बार शिकायतें आ रही थी, घपले की शिकायतें आ रही थी, कागजों में तालाब और सड़कें बन रही थी। वो मनरेगा की जगह जी राम जी जो नया कानून सरकार लेके आई है, उसमें कहीं ना कहीं जो टेक्निकल मैपिंग है, जो तकनीकी एआई या यूं कहें कि जो जो सच्चाई जमीनी हकीकत है उसकी ज्यादा पारदर्शिता की बात कही जा रही है और कांग्रेस उसको उलट प्रचार कर रही है। तो कहीं ना कहीं जितनी पंचायतें छोटी होंगी, जितनी परिसीमन छोटा होगा, उतने विकास की संभावना ज्यादा बढ़ेंगी, उतने ज्यादा लोगों की बात सुनी जा सकेगी, उतने नए वर्गों को मौका मिलेगा। खासकर महिलाओं के जो 50% आरक्षण है राजस्थान की पंचायतों में, उनमें कहीं ना कहीं महिलाओं की स्थितियां जो सुधार होगा, ताकि 2029 में जब लोकसभा विधानसभा में जब महिलाओं का 33% का आरक्षण का कोटा पूरा हो, तो कहीं ना कहीं जमीनी स्तर से जो उठी हुई नेता है, महिलाएं हैं, हमारी आधी आबादी जो है, वो अपना देश में प्रतिनिधित्व कर पाएंगे, राज्य का प्रतिनिधित्व कर पाएंगी। लेकिन विकास के साथ साथ में कुछ और भी एजेंडे हैं जिनको लेकर जो पार्टियां हैं वो भ्रमित करने में लगी हैं, खासकर विपक्ष जो है वो भ्रमित करने में लगा है। वो साफ तौर पर आवाज दबने, वोट बैंक खोने और उनके हक की आवाज जब जनप्रतिनिधि नहीं चुने जाएंगे तो उनके हक की आवाज कौन उठाएगा। तो कहीं ना कहीं ये राजनीतिक चश्मों से देखने का प्रयास जो है वो दोनों ही पार्टियां, पॉलिटिकल पार्टियां इस वक्त कर रही है। मोनिका, यानी कहीं ना कहीं यहाँ पर हम ये भी समझ सकते हैं देवेंद्र की कांग्रेस को इस बात का डर भी है और वो ये मान बैठी है कि कहीं उसके हाथ से ये जमीन भी खिसक ना जाए, जमीनी स्तर पर कहीं ना कहीं उसका जो अगर हम देखें आधार है वो चला ना जाए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि इसमें एक बड़ी वजह ये भी है कि जिस तरह से अभी जो उपचुनाव हुए उसमें कांग्रेस ने अपनी जमीन बीजेपी की जगह, 12 की मैं अंता की बात कर रहा हूं, जो बीजेपी से छीन कर कांग्रेस ने जीती है। कांग्रेस इस बात से उत्साहित है कि 2 साल हो गए और 2 साल में सरकार की जो नाकामियां हैं उसको वो जनता तक पहुंचाने में कामयाब रही, और इसीलिए अब गांवों की जमीनी स्तर पर, निकाय स्तर पर, शहरों और गांवों में वो अपनी जमीन को वापस कब्जाने के लिए पुरजोर प्रयास कर रही है। और इसीलिए मनरेगा या दूसरे इश्यूज जो हैं, जो खासकर ग्रामीणों से जुड़े हुए इश्यूज हैं, उसको लेकर गांव देहात से आवाज उठती है और शहर तक पहुंचती है। अब उसमें कहीं ना कहीं प्रशासन जो है, सरकार जो है, वो अपने अमली जामे को सही करने के लिए, कहीं ना कहीं लोगों तक समझाइश करने के लिए प्रयास कर रही है, लेकिन वो प्रयास कितने काफी होते हैं, नाकाफी होते हैं, वो देखने की बात होगी। बिल्कुल, शुक्रिया आपका देवेंद्र तमाम जानकारी साझा करने के लिए हमारे दर्शकों के साथ। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।